हाँ जी, कैसे हो बच्चों? तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, एनएलएम। देखो एनएलएम है क्या बेटा? न्यूटन के लॉज यहाँ पर पढ़ने हैं हम लोगों को, यानी इसका पढ़ने का रीज़न क्या है? अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे कि कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये सब। लेकिन एक्सेलरेशन क्यों हुआ, बॉडी मूव क्यों करी, या यूँ कहें कि इस चीज़ को मैं छोड़ूं, नीचे क्यों गई, किस फोर्स की वजह से नीचे गई, उन सब का यहाँ पर पढ़ना जरूरी है बेटा। तो वो कहाँ पढ़ेंगे बेटा? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड आपका यहाँ पर हैंग होके रखा हुआ बेटा वॉल के ऊपर, ये हैंग किस फोर्स की वजह से, वो सब चीज़ हम लोग जानेंगे इसी चैप्टर के अंदर। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनर्शिया की बात करेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया होता है इनएबिलिटी टू चेंज, inability to change by itself, inability to change by itself। यानी ये एक तरह का आलसपन मान के चलो, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर रोज 6 बजे सुबह उठते हो, तो आपकी रूटीन क्या है 6 बजे उठने की। अगर आपको कोई 4 बजे उठाने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे? आप उसका अपोज करोगे, ये आलस करोगे कि नहीं भैया नहीं, मेरे को सोने दो। यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करे, उसी प्रॉपर्टी को बोला गया इनर्शिया। इनर्शिया को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पर थी और बाद में भी रेस्ट पर रहना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बस में खड़े हैं, हाँ, बस एकदम चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? जैसे ही बस चलेगी हमारी बॉडी कहाँ थी? रेस्ट में। हमारे पैर किसके कांटेक्ट में थे? बस के सरफेस के। बस चले तो हमारे पैरों की फ्रिक्शन की वजह से मजबूरी हो गई आगे चलना। ठीक है, हमारे पैर तो उसके साथ आगे चले गए, लेकिन हम लोग कहाँ रहना चाहेंगे बेटा? रेस्ट पर, जिसकी वजह से हम लोग इधर गिरेंगे बेटा पीछे। और अगर हम लोग कार्डबोर्ड ले लें, उसके ऊपर कॉइन रख दें और उसको गिलास के ऊपर रख दिया, कार्डबोर्ड को जैसे ही आप यहाँ से जर्क प्रोड्यूस करोगे, एकदम से फोर्स लगाओगे तो कार्ड निकल जाएगा और जो कॉइन है वो कहाँ गिर जाएगा बेटा? गिलास के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि स्टार्टिंग में बॉडी कहाँ थी? मोशन में, और बाद में भी कहाँ रहना चाहिए बेटा? मोशन में। फॉर एग्जाम्पल वही बस वाला काम करते हैं लोग, बस में खड़े, लोग बाबूजी बन के खड़े हो जाते हैं हाथ डाल के पैंट में, और जैसे ही बस चल रही थी हम लोग आराम से, हमारी बॉडी भी मोशन में। बस वाले जैसे ही ब्रेक अप्लाई करे तो क्या होगा? हमारे पैर तो सरफेस के कांटेक्ट में और रुक जाएंगे, और हम लोग कहाँ जाकर गिरेंगे बेटा? आगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि हमारी बॉडी को आदत थी चलने की और हम लोग चलते रहे। ठीक है, चल। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन का मतलब कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चलना पसंद कर रही थी या चल रही थी, बॉडी उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला ना होगा। फॉर एग्जाम्पल बस जा रही है, हाँ, आपकी डायरेक्शन ये है, बस के साथ साथ चल रहे हो आप। ठीक है, बस ने जैसे ही टर्न लिया, शार्प टर्न लेगी, तो हमारी आदत किधर थी? सीधा जाने की, और हम लोग सीधा गए और किससे टकराए बेटा? विंडो से टकराएंगे। यही क्या था बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। खैर ये सब ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना बहुत है अपने लिए। और उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो बॉडी जिस स्टेट में है ना बेटा, उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दी जाए। सपोज अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो ये कहाँ पर रहेगी बेटा? रेस्ट में। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स ना लगा दी जाए। ठीक है, अच्छा कोई बॉडी मूव कर रही है, हाँ सर मूव कर रही है, तो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, चलो फिर सेकेंड लॉ आता है बेटा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सर यहाँ पे गड़बड़ होती है। ये P क्या है? P है मोमेंटम। पहले इसको पढ़ते हैं बेटा, मोमेंटम।
मोमेंटम इसको P से लिखा जाता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं बेटा, इट इज द मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, यानी बॉडी के पास कितना मोशन है उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी बेटा, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है। याद रहे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड लॉ के ऊपर हम लोग वापस से चले तो सेकंड लॉ बोलता था कि जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई करा ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर कांस्टेंट लगाया गया, ऐसा ही यूनिट के अंदर उसकी वैल्यू 1 थी, तो कितना आएगा बेटा, dp/dt। P की जगह क्या लिखो बोलो, P की जगह आप लिख दो सर मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है सर, लिख दिया मास इनटू वेलोसिटी। मास अगर कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर दो चीजें आती, मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखने की कोशिश करूंगा। F कितना आया, F आया सर d/dt ऑफ कितना mv। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, पहले m को कांस्टेंट मान लो, बाहर ले आओ, क्या बच गया बेटा, dv/dt, चेन रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का इसको, प्लस करो, फिर v को कांस्टेंट लेके बाहर ले लो, क्या बच जाएगा बेटा, dm/dt। अगर इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास आपका कांस्टेंट है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, dm/dt 0 हो जाएगा, यानी f किसके बराबर आ जाएगा, f आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको 99% यही रिजल्ट यूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जनरली इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब बॉडी का मास क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मास वेरी करेगा तो हम लोगों को ये प्रॉपर रिजल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, न्यूटन के इस लॉ से हम लोग क्या बोलेंगे, F = mv, नहीं ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है बेटा, लॉ है F, यानी जो फोर्स हम लोगों ने अप्लाई करी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब थर्ड लॉ की बात कर ले बेटा, थर्ड लॉ क्या कहता था, थर्ड लॉ कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज आपने किसी को जोर से थप्पड़ मारा खींच के, है ना, तो उसके गाल पे लगेगा, जितना आपने उसके गाल पे फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स आपके हाथ पे लगेगी। ये कौन बोल रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। सर लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हम लोग किसी के मारते हैं गाल पे तो वहाँ पे निशान छप जाते हैं सर, वो रोने भी लग जाता है, लाल लाल हो जाता है, लेकिन हमारे हाथ को कुछ नहीं होता बेटा। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये याद रहे कि जितना आपने उसको फोर्स लगाया है ना, उतना ही फोर्स आपके लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करेंगे, दीवार के जोर से सिर मारेंगे, है ना, तो देखते हैं दीवार को जितना फोर्स लगेगा क्या आपको भी लगेगा, करना नहीं है, ठीक है। तो देखना, आप दीवार को अगर फोर्स लगाएंगे तो आपको भी क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके एग्जांपल क्या है, देखो हम लोग स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, वाटर को बैक साइड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यानी पानी को हम लोगों ने पीछे फोर्स लगाया, तो पानी को हम लोगों ने क्या लगाया, एक्शन, तो पानी हमारे पे क्या लगाएगा बेटा, रिएक्शन, ठीक। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर ये एक्शन और रिएक्शन है क्या, एक्शन एंड रिएक्शन है क्या, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगते, ये वाली बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मैंने क्या लगाया उसके ऊपर, एक्शन, एक्शन मैंने किस पे लगाया, उस बच्चे की गाल पे, और रिएक्शन कहाँ लगेगा, मेरे हाथ पे। यानी एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगेंगे, दोनों डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे, ठीक है, और एक ही टाइम पर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक्शन अभी लगा रहा हूँ और रिएक्शन कुछ टाइम रुक के आ रहा है, नहीं, सडनली, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए आप लोग कुछ लिख लें, कुछ पॉइंट। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर सेम टाइम में लगेगा, अलग अलग बॉडीज पर सेम टाइम पर ही लगेगा। जितना एक्शन का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि वाई एक्शन एंड रिएक्शन कांट कैंसिल ईच अदर, कैंसिल क्यों नहीं कर देते, तो इसका रीजन ये है सर
कि एक्शन अलग बॉडी पर लगता है, रिएक्शन अलग बॉडी पर लगता है। अगर एक ही बॉडी पर लगता तो आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स अगर बराबर हो जाती तो नेट फोर्स हो जाता 0, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। चलो अभी यहाँ से देखो, ये आपको चीज़ें आती होंगी, है ना, और जनरली बच्चे इसको कर लेते हैं। हमारा यहाँ तक का कंसेप्ट नहीं है, हमारा आगे जो मेन काम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो सीखते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि एफ कितना था, dp बाय dt। हाँ सर, अगर मैं कहूँ कि आपने कोई कैच पकड़ना है, हाँ कैच पकड़ना है, तो ये बॉल थी, इसका मास कितना था m, इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, और आपने जैसे इसको रोक लिया ना, यानी जब आपने कैच पकड़ लिया तो ये कहाँ पर आ गया, रेस्ट पर। अब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, सर मोमेंटम का फॉर्मूला आपने अभी बताया कितना, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मोमेंटम भी कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो mvi कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या लिख लिया बेटा, आई कैप। और जैसे ही बॉल रुक गई तो जो मोमेंटम है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई 0, तो मोमेंटम आ गया बेटा 0। ठीक, चल चेंज कितना हुआ, डेल्टा p, मोमेंटम का चेंज कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे सर p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना था, फाइनल मोमेंटम होगा बेटा 0, और इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv। ये इसका चेंज आ गया। डायरेक्शन कौन सी थी, डायरेक्शन थी इसकी नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर हम लोग आई कैप की डायरेक्शन के अंदर बॉडी को मूव करवा रहे थे तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बेटा, माइनस आई कैप। ठीक, तो फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स होता था dp बाय dt, यानी mv अपॉन टाइम, जो भी टाइम लगा था वो टाइम आप लिखिए। ठीक, चलो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, अगर मैं किसी बॉल को ऐसे फेंकता हूं जिसकी स्पीड है v, मास है m, और वो किसी दीवार से टकराकर वापस v स्पीड से ऐसे आना स्टार्ट हुआ, अब बताओ इसका मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो डेल्टा p की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा p को लिखूंगा बेटा p फाइनल माइनस p इनिशियल। हाँ सर, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को बोलूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना होएगा, देख मास है m, वेलोसिटी है v, तो हम लोगों ने चुपचाप लिख दिया बेटा mv। अरे डायरेक्शन में तो दो, डायरेक्शन किधर है, राइट साइड एक्स एक्सिस की तरफ, इसको मैं लिख दूं प्लस आई कैप। हाँ सर ठीक है। अगर मैं p फाइनल की बात करूं तो p फाइनल हो जाएगा बेटा, देख मास m, वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस mv आई कैप। डेल्टा p कितना होगा, लिखो यहां से, फाइनल मोमेंटम माइनस mv आई कैप। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम था बेटा mv, कितना आई कैप, तो ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2mv आई कैप। ये डेल्टा p। और एक छोटी सी बात आपको मैं यहां पर बता दूं, लगेगा इंपल्स नाम की एक चीज होती है, क्या होती है, इंपल्स। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स एक ऐसी फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स नहीं है, फोर्स का इफेक्ट है जिसकी वजह से छोटे से टाइम में मोमेंटम का बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। जैसे ये वाला केस हो, बॉल आई इस दीवार पर स्ट्राइक करी, टकराते ही वापस, पहले मोमेंटम कितना था सर, पहले था mv, बाद में कितना हो गया, माइनस mv, तो चेंज कितना आया, माइनस 2mv। इतना ज्यादा मोमेंटम छोटे से टाइम में, क्या बॉल काफी देर तक दीवार के कांटेक्ट में रहेगी, नहीं रहेगी, टकराई वापस, ये टाइम कितना है, टाइम है अप्रोक्स 0.0001, इतना सेकंड टाइम। इतने छोटे से टाइम में इतना बड़ा चेंज आ जाए, उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा इंपल्स। इंपल्स किसके बराबर आता था, देख f होता था dp बाय dt, f इंटू dt इज इक्वल टू कितना आया बेटा, dp।
अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इसको बोला करते थे इम्पल्स, इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी आप आगे से ध्यान रखना, इम्पल्स का मतलब होता है डेल्टा, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स कितना होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। F इंटू डी टी, ये एक्चुअल रिजल्ट था जो कि किसके बराबर आया? dt के इंटीग्रेशन के, और जिसको क्या बोल दिया बेटा? डेल्टा यानी चेंज इन मोमेंटम। अगर आपको फोर्स और टाइम का कोई ग्राफ दे रखा हो तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या बताएगा बेटा? इम्पल्स बताएगा। देखो छोटी सी टाइम के अंदर हम लोग यूं कहें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है? चल, ये इम्पल्स था। अच्छा, अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी बॉल के ऊपर। किसी ने बॉल फेंकी और मैं अगर बॉल को ऐसे एकदम से कैच कर लूँ तो एकदम मोमेंटम चेंज हो गया। पहले मोमेंटम mv था, बाद में कितना हो गया? 0। तो मोमेंटम का चेंज कितना आया? -mv। यानी एकदम से अगर मैं उसको कैच कर लूँ तो टाइम कितना लगा? टाइम बहुत छोटा लगेगा। इस फैक्टर को देखो, टाइम बहुत छोटा लगने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी उससे हमारे हाथ में इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए जो अच्छा प्लेयर है ना, वो कैच हमेशा ऐसे करके लेगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया बॉल के साथ, तो जो मोमेंटम का चेंज हो रहा था ना, उसके लिए उसको क्या मिल गया? टाइम मिल गया। और टाइम बढ़ने से फोर्स की वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक किसी रूम से छलांग लगानी है, छत से छलांग लगानी है, फ्लोर से, है ना, तो आप क्या करोगे? अगर नीचे जो फ्लोर है ना, वो आपका एक तो है कंक्रीट का और एक वहाँ पर एक मिट्टी का कुछ ढेर है, आप किस पर छलांग लगाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप मिट्टी के ढेर के ऊपर छलांग लगाओगे। जैसे आप यहाँ पर छलांग लगाओगे तो कुछ नीचे तक जाओगे, क्योंकि मिट्टी जो है उसकी कैपेसिटी है नीचे दबने की, नीचे दब गया। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ना बेटा, तो कुछ टाइम मिल गया मोमेंटम को चेंज होने के लिए, और टाइम जैसे ही मिलेगा तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। वहीं अगर आप कंक्रीट के ऊपर छलांग लगाते तो क्या होता? टाइम ना मिल पाता, एकदम से सडन चेंज इन मोमेंटम आ जाता। सडन चेंज इन मोमेंटम आएगा तो dt की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, है ना? चल आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा फोर्सेस क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। इम्पल्स समझ आया ना? इम्पल्स क्या था बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे बॉल आई, बॉल का मोमेंटम इधर था, मैंने एकदम से यहाँ से हिट करा, कितनी देर तक कांटेक्ट में रही बॉल बैट के? बिल्कुल 0.001 सेकेंड, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। यानी मोमेंटम के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना छोटे से टाइम के अंदर। उस छोटे से टाइम के अंदर जो फोर्स का इफेक्ट आया ना बेटा, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, फोर्स क्या था? फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स कोई भी, अब यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो डेफिनेशन आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। फोर्स क्या है? वो वाला इफेक्ट, या यूँ कहें कि वो वाला पुल और पुश जिसकी वजह से बॉडी या तो अपनी शेप चेंज कर ले, या डायरेक्शन चेंज कर ले, या स्टेट चेंज कर ले। ठीक, शेप, स्टेट और डायरेक्शन या तो चेंज हो जाए और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज, या तो चेंज हो जाए या चेंज होने की कोशिश करें। उस इफेक्ट को, उस पुल और पुश को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बेटा फोर्स। अब शेप, सॉरी, अच्छा, अब शेप कैसे चेंज हो जाए? आपने किसी की गाल पे जोर से थप्पड़ मारा तो क्या होगा? गाल पिचक जाएगी। हाँ, तो क्या चेंज होगी बेटा? शेप चेंज होगी, फोर्स। उसको क्या बोला हम लोगों ने? फोर्स। अब एक बच्चा था, उसने बोला कि नहीं मैं दीवार की शेप चेंज करूंगा। कर भाई, क्या करेगा? दीवार को जोर से, जैसे उसने फोर्स लगाई यानी सिर से टक्कर मारी, तो क्या होगा? क्या दीवार की शेप चेंज हुई? क्या नहीं, शेप चेंज हो भी सकती है और नहीं। उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? फोर्स। जिस पुल और पुश से हम लोग या तो शेप चेंज कर दें या चेंज करने की कोशिश करें। अच्छा, स्टेट की बात करें, स्टेट कैसे चेंज करोगे?
मान लो हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, हाँ, उसको कोई बच्चा आया, उसमें धक्का लगा, क्या करा, पुश। जैसे ही पुश करेगा तो गाड़ी आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रेस्ट से किस में आ जाएगी, वो मोशन में। अब वही काम उसने दीवार के साथ करना स्टार्ट करा बेटा। दीवार को जैसे ही वो फोर्स लगाएगा ना, तो दीवार मूव नहीं कर पाएगी, यानी उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर पाया। तो वो वाला पुल और पुश जिसकी वजह से या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाए या चेंज होने की टेंडेंसी हो, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, फोर्स। अगली बात है डायरेक्शन की। डायरेक्शन की कैसे, बच्चे गैलरी के अंदर मूव कर रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं, एक बच्चा आया और उसने साइड से थोड़ा धक्का दिया उसको, तो क्या होने वाला है उसके साथ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। सीधा जाना था, सीधा नहीं जा पाएगा, कुछ थोड़ा बेंड करके मूव करेगा या गिर जाएगा। वो क्या था बेटा, वो पुल और पुश क्या था, आपका फोर्स था। चलो अगली बात आती है बेटा यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। ये यूं कहें कि इसकी रीढ़ की हड्डी है बेटा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जो रीढ़ की हड्डी क्या है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। जिस बच्चे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया ना, यकीन मानो उसको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने आ गए। देख जैसे मैंने काम करा, ये कोई सरफेस लिया, सपोज टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है m। किसी भी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं यहाँ पे पॉइंट से कंसीडर करूंगा, ठीक। इस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्सेस दिख रही है ना आपको, उन फोर्सेस को आप लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, यहाँ पर नीचे लगेगा mg, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने लगाया, अर्थ ने, क्योंकि अर्थ और इस ब्लॉक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो नीचे क्या लगेगा बेटा, mg। अर्थ हमेशा चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, कितनी फोर्स से, mg से। जैसे इसके ऊपर mg लगा ना, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे। क्या नीचे जा पाएगा, क्या नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो नीचे हम लोगों ने टेबल या जो भी सरफेस रखा हुआ है ना, वो इसको अलाउ नहीं करेगा नीचे जाने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे ये टेबल यहाँ पे शो कर रहा हूँ टेबल, और यहाँ पर शो कर रहा हूँ बेटा मैं ब्लॉक। देख ये ब्लॉक जैसे ही टेबल पर रखूंगा तो टेबल को एक नीचे की तरफ एक दबाव फील होगा, उसको फोर्स बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, आर क्या है बेटा, नॉर्मल फोर्स, या इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोला, नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट या फिर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी पहली बार। कॉन्टैक्ट का मतलब जब ये बॉडी के कॉन्टैक्ट में आएंगी दो बॉडी तभी लगेगी, बिना कॉन्टैक्ट के ये फोर्स नहीं लगती। चल वापस आए यहाँ पर, m मास का ब्लॉक था, वो किस पर रखा, इस टेबल पर। तो इस m मास ने टेबल को किधर फोर्स लगाया, नीचे। तो ये क्या लगा दिया बेटा, सपोज एक्शन है, क्या है, एक्शन। तो टेबल को गुस्सा आएगा ना यार, वो कहेगा क्यों भाई, ले पकड़, क्या लगाएगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ फोर्स, और ये फोर्स क्या है, आर। इसको क्या बोल दिया, रिएक्शन। ये किसने लगाया, ये जमीन ने, उस टेबल ने, उस सरफेस ने जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ था। फिर से देख, ये ब्लॉक सरफेस को किधर दबाएगा, नीचे। कितना फोर्स लगाया, आर, उतना ही मैग्नीट्यूड इसके ऊपर लग जाएगा दूसरी डायरेक्शन में। ये एक्शन है, ये रिएक्शन, ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक। अच्छा और फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है सर, और था नीचे mg और ऊपर क्या था बेटा, r। मैं सिर्फ यही चीज लिखने को आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताऊंगा। नीचे क्या लगा, mg, और उस ब्लॉक के ऊपर क्या लग गया, r। ये क्या है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। चल और देख, और देख, अगर किसी ने ऐसा बोला कि सर यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, किसी ने इधर एक फोर्स लगा दिया F, तब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो मैंने बोला कि भाई देख ये m मास था, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नीचे एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं mg, ठीक है सर। mg की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, सरफेस ने रोक लिया, यानी सरफेस इसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको क्या बोल दिया, r। क्योंकि देख इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट है। एक फोर्स जो हमें दिख रही है बेटा, अप्लाइड फोर्स, ये F फोर्स। अगर ये एंगल भी दे देता थीटा, तो मैं यहां पर क्या लिख देता कि एंगल कितना है, थीटा। फिर क्या करते हैं,
फिर इसको कंपोनेंट में तोड़ के सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन आएगा तब करोगे। अभी मैं सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा। चल और देख, ये कोई ब्लॉक है, इसको हम लोगों ने रख दिया बेटा किसी सरफेस के ऊपर, और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक और रख दिया, इसको ए बोल दिया, और ये वाला ब्लॉक है बेटा बी। इसका मास है MB और इसका है बेटा ME। अब इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे वो भी समझते हैं। तो देख, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं ना, जिसका मास कितना था, उसका मास था सर ME। इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, कितनी फोर्स लगाएगी, MA × G। ठीक है, क्या ये नीचे आ पाएगा? नहीं। किसने रोका? इस टेबल ने रोका क्या? नहीं सर, टेबल ने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि टेबल इसके कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स थोड़ी ना लगेगी। कांटेक्ट किस किस का है? ए और बी का। तो यहाँ पर ये वाला कांटेक्ट, ए नीचे आने की कोशिश कर रहा था, ए ने किसके ऊपर फोर्स लगाई? बी के ऊपर। बी को दबाव फील होगा थोड़ा, है ना? जैसे मैंने यहाँ पर मेरे सिर के ऊपर कोई चीज रखी, तो वो चीज मेरे को किधर फोर्स लगाएगी? नीचे। मैं उसके ऊपर किधर लगाऊंगा? ऊपर, है ना? तो देखो, इस ए ने बी को किधर फोर्स लगाया? नीचे। तो बी इसको पलट के रिएक्शन देगा, इसको मैंने बोल दिया ऊपर की तरफ फोर्स, इसको बोल दिया R1। R1 क्यों लिखा? क्योंकि देख, एक तो यहाँ पर कांटेक्ट है और एक बी का और सरफेस का कांटेक्ट है। जहां जहां जितने जितने सरफेस अलग अलग हो कांटेक्ट में, उतने उनके नाम लिख देंगे R1 R2 R3। ठीक, चलो अब मैं सेकेंड वाली बॉडी की बात करूं, कौन सा बेटा? MB। MB के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सर नीचे लगेगा MB × G। ठीक है सर, MB ने A के ऊपर किधर फोर्स लगा रखा है? ऊपर। तो A MB को किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। यानी A वाला ब्लॉक B वाले को किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। यानी ये पकड़ोगे उसको, इसको क्या बोल दिया? R। देख, ये एक्शन था, ये क्या है? रिएक्शन। या फिर इसको एक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों उसी टाइम पर लगे, अलग अलग वोल्टेज पर लगे। ठीक है, अच्छा और कोई फोर्स है क्या? सर ये MB सरफेस के अंदर जाने की कोशिश करेगा। हाँ सर, जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन क्या इस टेबल को क्रॉस कर पाएगा? नहीं। यानी टेबल को किधर फोर्स लगाएगा? नीचे। तो टेबल इसके ऊपर किधर फोर्स लगा देगा बेटा? ऊपर। इसको क्या बोल दिया? R2। R2 किसने लगाया? R2 इस टेबल में, इस सरफेस में किसके ऊपर लगाया? जो उसके साथ कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में कौन है? MB। क्लियर? चल, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। एक छोटा सा डायग्राम और बनवा दूं, उसके बाद शायद हम लोगों का काम चलने लायक हो जाए। मान लो ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है थीटा। सर ये है क्या? ये कुछ नहीं, बेसिकली आपने एक टेबल लिया, उसको एक साइड से उठा दिया थीटा एंगल पर, तो वो एक स्लोप बन जाएगा, है ना? वही चीज यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास था m। सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? देख, मैं एक काम करूं, मैं उस वाले पॉइंट को जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, यानी m मास का, उसको यहाँ पर पॉइंट से कंसीडर कर चुका था। ये वाला एंगल कितना था? थीटा। देख, ये वाला, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी? सर एक तो नीचे हमेशा लगेगी mg। ठीक है सर। दूसरी फोर्स, सर ये वाला मास और इंक्लाइन एक दूसरे के कांटेक्ट में है, हाँ, तो नॉर्मल फोर्स लगेगी, कांटेक्ट फोर्स। कैसे लगेगी? सर दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए, हाँ, इसके और इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाली लाइन बनेगी। ठीक है, यानी इस वाली लाइन के अलोंग, इस वाली लाइन के अलोंग एक फोर्स लगेगी। तो ये जो मास m है ना, ये ब्लॉक को किधर दबाएगा? अंदर की तरफ। यानी इसने एक्शन अंदर लगाया तो रिएक्शन किधर मिलेगा? बाहर। तो इसी की बात करनी है, तो इसके ऊपर क्या लगा? ऊपर R। इसको N भी लिखती है कई बुक्स, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाला एंगल थीटा था, हाँ सर, ये कितना है? 90। ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बचा? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? थीटा। समझ गए? ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो दो फोर्स लग रही थी, एक तो नीचे लग रही है बेटा mg, इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है नॉर्मल यानी r, ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। बस ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक, अगर फ्रिक्शन आ जाता तो सर फ्रिक्शन क्या करेगा? देखो, अगर इस सरफेस के ऊपर मैं ऑयल गिरा दूं तो ये सरफेस किधर आएगा? नीचे, ब्लॉक नीचे आएगा, हाँ,
फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को रोकता है। तो इसको नीचे आने से रोकने के लिए किधर फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली उसके अपोजिट। तो फ्रिक्शन अगर आ जाए तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक, चलो अभी एक फोर्स और है टेंशन, उसके बारे में बात करके फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टेंशन क्या है सर? टेंशन तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा ले रखी है। अरे वो टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी टेंशन? टेंशन एक फोर्स है जो किसके बीच में लगे बेटा, धागे के बीच में लगे, रस्सी के अंदर लगे। सपोज हमारे पास दो ब्लॉक है, ये वाले, इसका मास है m1 और इसका मास है बेटा m2। इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगा दिया है। ये जो रस्सी है ना, ये जो स्प्रिंग है, धागा है, तो आप लिख लो सबसे पहले टेंशन क्या है। धागे में लगने वाली फोर्स को टेंशन बोलते हैं। नंबर एक, धागे में लगने वाली फोर्स क्या होगी बेटा, टेंशन। और टेंशन एक काम, ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये क्या करती है, ये हमेशा चेस्ट की तरफ फोर्स लगाती है। ये वाली बात बड़े काम की है आपके, हमेशा किधर फोर्स लगाती है, चेस्ट की तरफ। मान लो इसने पीछे वाली बॉडी को आगे खींचा तो इसको इधर खींचेगी, चेस्ट की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, डायरेक्शन किधर रहेगी, चेस्ट की तरफ। तो लिख नहीं सकते हो टूवर्ड चेस्ट। आप यहां पर खड़े हो गए, ठीक। अच्छा चलो, अब इसको कंसीडर करने से पहले मैं एक बात बोली, हम नोट करो, ये जो धागा हमारे सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बेटा मासलेस। हाँ, मास वाले धागा होगा तो क्या करेंगे वो भी मैं करवा दूंगा। अगर आपका धागा मासलेस है और तो उसके अंदर टेंशन क्या रहेगी बेटा, सेम। टेंशन क्या रहेगी, सेम, यानी हर जगह फोर्स सेम रहेगी। सिर्फ एक कंडीशन ये है कि बीच में से कोई और इंटरेक्शन ना हो, यानी बीच में किसी ने पकड़ ना रखा हो, कोई बीच में से उसके ऊपर लटका ना हो, तब हर जगह टेंशन क्या रहेगी, सेम। तो आपको जनरली सेम वाला केस ही मिलेगा। दूसरा केस कैसे होगा मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दूंगा। ठीक, अगर ये धागा जो है ना, इस धागे के बारे में सोचा जाए तो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक आगे जाएगा। हाँ सर, आगे तो जाएगा। जैसे ही ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो इसका एक्सीलरेशन, मान लिया ए है तो इसका भी एक्सीलरेशन ए होना चाहिए। रीजन, क्योंकि धागे से बंधा हुआ है, धागा फिक्स है। ऐसा नहीं है कि धागे की लेंथ बढ़ती जा रही है, नहीं, धागा फिक्स है ना। धागे की लेंथ क्या है बेटा, फिक्स। m2 आगे गया तो m2 के साथ कौन अटैच है, m1, इसको भी आगे जाना पड़ेगा। ये जितनी स्पीड या जितनी एक्सेलरेशन से चलेगा उतनी ही एक्सेलरेशन और उतनी ही स्पीड से इसको चलना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ सर, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा सर, नीचे लगेगा m1g। ठीक है सर, अब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था तो ये सरफेस ने इसको नॉर्मल फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, इसको बोल दिया r। ठीक, अगर मैं धागा यहां से तोड़ दूं, धागा यहां से तोड़ के देखो, क्या तोड़ने के बाद ये आगे जा पाएगा क्या, नहीं, यानी आगे कोई फोर्स ही नहीं है। इसका मतलब इसको साथ कौन लेकर जाएगा, तो साथ लेकर जाएगा टेंशन। इस तरीके से हम लोग टेंशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धागा तोड़ो, अगर धागा तोड़ने के बाद ब्लॉक को देखो कि भाई मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं करेगा ऑब्वियसली, लेकिन जाना तो आगे है ना, तो आगे लेकर जाने के लिए कोई फोर्स भी चाहिए ना, तो फोर्स कितना हुआ, T। अच्छा, इसकी बात कर, इसके ऊपर नीचे कितना, नीचे लगेगा सर m2g, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा r2। r2 क्यों बोला, क्योंकि अब सरफेस और ये दोनों क्लाइमेट चेंज हो गए। यहाँ पर m2 ब्लॉक था, यहाँ पर m1 ब्लॉक था सरफेस के साथ, बट और जो भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ तो आप उसको कंसिडर करो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, r2। अब देखिए, इसके ऊपर एक फोर्स तो सामने से दिख रही है, कितना है, F। और अगर मैं धागा तोड़ दूं तो क्या होगा, ये एकदम से आगे जाएगा। हाँ, इसका मतलब धागे ने इसको किधर खींच के रखा होगा, पीछे की तरफ। देख इससे समझ, धागा तोड़ा तो ये एकदम आगे गया इस फोर्स की वजह से। तो धागे ने क्या करा होगा, धागे ने इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाई होगी। और दूसरा, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि इधर लगती है टूवर्ड द चेस्ट। आप बीच में खड़े हो जाइए, इसका पता चल गया कि इसके ऊपर आगे लगेगी तो इसके ऊपर किधर लगेगी, पीछे। ठीक है, ऐसे। अगर यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का भी कितना रहेगा, T।
क्यों रहेगा टी? तो मैंने अभी बात बोली कि अगर धागा सेम है, बीच में से किसी ने पकड़ नहीं रखा हो, है ना, और कोई लटका हुआ ना हो, कोई डिस्टर्बेंस और नहीं है, तो टेंशन हर जगह क्या रहेगी? सेम। अब अगर मैं क्या बोलूँ कि एफ नेट किसके बराबर होता है बेटा? एफ नेट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। ये कहाँ से निकला? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व करा था, न्यूटन के सेकंड लॉ से। अगर मैं एफ नेट बोलूँ एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है सर। और अगर मैं एफ नेट बोल दूँ वाई डायरेक्शन में, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं इसका यूज करूं यहाँ पर, तो देख वाई डायरेक्शन के अंदर क्या ये ब्लॉक ऐसे चलेगा? नहीं। तो इस वाले केस में इसका मूवमेंट इधर नहीं है, यानी वाई डायरेक्शन के अंदर इसकी एक्सीलरेशन कितना है बेटा? 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो वाई में एक्सीलरेशन 0 है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा बेटा? 0। फोर्स 0 होने का एकमात्र कारण था एक्सीलरेशन का 0 होना। ठीक है, या फिर यूं कहो कि भाई इधर एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए फोर्स कितना आ जाएगा? 0। हाँ जी, तो बेटा देख ये कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ? वाई की। तो वाई में एक्सीलरेशन 0 है, इधर चल ही नहीं रहा ना यार, है ना, तो चल नहीं रहा। सर कोई बॉडी अगर चलेगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। और दूसरा एक्सीलरेशन 0 कब होता था? जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में वो रुका हुआ तो एक्सीलरेशन हो गया 0। एफ नेट कितना होगा? सर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर मैं r1 को पॉजिटिव मान लूं तो प्लस का r1 हो जाएगा, और mg किधर मान लिया मैंने नेगेटिव, तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ mg इज इक्वल टू कितना? 0, है ना। तो r1 माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये m कौन सा है? 1 वाला, तो m1 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया r1 किसके बराबर हो गया? m1g। बात खत्म, इसको छोड़। ठीक है, अच्छा इसकी बात, इसके अंदर भी वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? 0। तो मैंने लिखा सर अब आगे से क्या करोगे यार? ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है। हम लोग क्या कहेंगे कि अगर इसका एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए 0। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब आगे लगने वाली फोर्स और पीछे लगने वाली फोर्स क्या हो जाए? बराबर। यानी अब ये वाली फोर्स अगर इसके बराबर है तभी तो एक्सीलरेशन 0 होगा इस डायरेक्शन में। तो R2 कितना हो गया? R2 हो गया बेटा m2 × 0। ठीक है, जैसे आपने ये काम कर दिया ना, अब आप अगले स्टेप में इनको हटा दो। ठीक है, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको बनाना सिखाया। ठीक है, अब देख, अब इसका एक्सीलरेशन किधर है? आगे a, इसका भी एक्सीलरेशन किधर है बेटा? आगे a, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब देख, अगर मैं इसका मास बोल दूं सर m2 और इसका मास कितना है? m1। इसको खींच कौन रहा है? F। रोक कौन रहा है बेटा? T। खींचने वाला माइनस रोकने वाला, ये नेट फोर्स है। ये क्या गया बेटा? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास। इसका मास है m2, एक्सीलरेशन कितनी है? a। इसके लिए ये इक्वेशन सेकंड वाली बॉडी के लिए, फर्स्ट वाली बॉडी के लिए क्या बनेगी बेटा? खींचने वाला कौन है? T। रोकने वाला कोई नहीं है, यानी 0 इज इक्वल टू इसका मास कितना है? m1, एक्सीलरेशन कितनी है? a। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। जैसे ही आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? पहले एक्सेलरेशन निकल जाएगा, फिर टेंशन निकल जाएगा। कैसे? सर टी कितना आया? m1 आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आएगा? देख मैं ये सारी चीजें एक बार इरेज कर दूँ, ऊपर लिख के दिखा दूँ आपको। सर एक इक्वेशन थी f माइनस टी इज इक्वल टू m2a, और दूसरी इक्वेशन कितना बनी भाई? t इज इक्वल टू m1। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो टेंशन का है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का। तो नेट फोर्स कितना है? F मास m1 प्लस m2 × a। यहाँ से क्या निकल के आया बेटा? फोर्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ जाएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी टेंशन आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन क्रैक करना है, ठीक है। चलो इससे अगले पार्ट के अंदर हम लोग इससे आगे भी काम करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन आपको करना है बेटा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखो फटाफट। हमारे पास ये दो बॉडीज हैं, इसके ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये वाला एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये वाला मास है कितना, सपोज 8 kg, ये वाला है 2 kg। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो देख सबसे पहला काम क्या है, इसके कंपोनेंट में इधर कितना आएगा 20 cos 37, इधर कितना आएगा भाई 20 sin 37, ठीक है। अच्छा सर कोस की ट्रायंगल याद करो, देखो ये ट्रायंगल आप याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपको एंगल पता होना चाहिए। ये 37 डिग्री है, ये वाली साइड होती है 5, ये वाली होती है 3 और ये वाली होती है 4। कोस की बात करूँ तो कोस कितना हो जाएगा, कोस होता है बेटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 4 जा 16 और ये कितना आ जाएगा बेटा 20 इंटू साइन, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 4 4 के 12 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्रैक कर लेंगे, ठीक। चलो अब मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ फटाफट, आप इसको एक बार रोक के नोट कर लेना। इसके ऊपर नीचे कितना लगेगा बेटा 80 न्यूटन, क्यों सर 8g, g का मतलब 10 ले लो, अदरवाइज g की वैल्यू होती है 9.8, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर उसने बोल दिया अलाउ कर दिया तो आप 10 ले सकते हो, ठीक है। और ऊपर क्या लगेगा बेटा R1, इसके ऊपर नीचे लगेगा 20 यानी 2g, ऊपर क्या लगा, ऊपर लगा सर नॉर्मल R2। सर इसके कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, इधर वाला कंपोनेंट अभी देखा कितना था 16 और ऊपर वाला कितना था 12, ठीक है सर। इसके ऊपर अगर धागा काट दिया जाए तो क्या आगे जाएगा, नहीं, इसका मतलब टेंशन किधर लगेगी आगे, पीछे कोई फोर्स नहीं है। इसके ऊपर आगे टेंशन लगी तो इसके ऊपर टेंशन किधर लगेगी पीछे, ठीक है। अच्छा ये वाली इसके बराबर, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, R1 कितना आ गया 80। अच्छा यहाँ से R2 कितना आएगा, R2 प्लस 12 यानी ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, तो R2 आ जाएगा बेटा 20 माइनस 12 यानी कितना 8, ठीक। चलो अब इन सभी को हटा दो, हमें किससे मतलब है बेटा, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन से मतलब है, जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा था। मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन आगे a है, इसका भी a है, क्यों, दोनों साथ साथ चलेंगे यार, धागा बंधा हुआ है, इधर एक्सेलरेशन a, इधर भी a। दो इक्वेशन बनाओ, कौन कौन सी इक्वेशन, सर t इज इक्वल टू, इसका मास कितना था 8, क्योंकि खींचने वाला अकेला ही है भाई, रोकने वाला कोई है नहीं यहाँ पर, है ना, तो 8 इंटू एक्सेलरेशन a, पहले इक्वेशन। यहाँ पर खींचने वाला कौन है, एक्सेलरेशन की तरफ देखना है हमेशा, कितना है बेटा 16, रोकने वाला कौन सा है t इज इक्वल टू मास है 2, एक्सेलरेशन है a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। क्या आएगा बता दें, 16 माइनस t इज इक्वल टू 2a। सेकंड क्या है बेटा, t इज इक्वल टू 8a, यही आएगा। तो t से t कैंसिल आउट, 16 इज इक्वल टू 10a, तो a कितना आ जाएगा बेटा 1.6। अगर a 1.6 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देना 8 इंटू 1.6, तो ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपकी टेंशन की। अच्छा इसको शॉर्टकट में, शॉर्टकट नहीं कहें कि मतलब तरीके से क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है बेटा, इसको सिस्टम मान लो। क्या मान लो, सिस्टम। सिस्टम मानेंगे तो इसके ऊपर टेंशन पीछे, इसके ऊपर टेंशन आगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिस्टम मानेंगे तब, वो कब करेंगे जब कुछ सीख जाए, कुछ क्वेश्चन करने के बाद। अब इसके ऊपर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो रही है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी आई थी, कितनी आई थी सर 16 आई थी। तो हम लोग इसको ऐसा मान लें कि भैया ये 8 और 2 10, ये 10 किलोग्राम की बॉडी हो गई, और इसके ऊपर इधर फोर्स लग रही है कितना बेटा 12 न्यूटन, सॉरी 12 तो ऊपर था ना, इधर तो 16 आया था कंपोनेंट और इधर कितना आया था 12।
इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाऊं तो इससे मतलब नहीं है, नीचे कितना है 10 G यानी 100, ऊपर कितना लग रहा है 12, तो ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है। अगर जा रहा होता तब हम लोग उसको कंसीडर करते, अभी नहीं। अब इस वाली बॉडी की तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना है 16, मास कितना है इसका 10, एक्सीलरेशन कितना है 1, तो 1 कितना आ जाएगा बेटा 16/10। आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको टेंशन के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी के पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।